तो जी टॉपिक आपके पास है प्रोटेक्शनिज्म। आज से पहले आपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस किया कि सर वो तमाम एक्शंस, ऑल दोज एक्शंस टेकन बाय द गवर्नमेंट विल रिड्यूसेस द लेवल ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड नोन एज प्रोटेक्शनिज्म। तो अब तक आपने तीन किस्म के प्रोटेक्शनिस्ट मेथड्स पढ़े थे, टैरिफ, कोटा, एम्बार्गो। बाकी जो है वो आज इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर अभी हम थ्योरेटिकल एस्पेक्ट डिस्कस करेंगे, जिसमें कंटेंट हम डेवलप करेंगे प्रोटेक्शनिज्म की टाइप्स को लेकर और आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं रीजनिंग को। तो अभी हम थ्योरेटिकल पार्ट डिस्कस करेंगे। इसी टॉपिक के साथ जो डायग्राम्स एसोसिएटेड हैं उन्हें किसी और लेक्चर में हम समझेंगे। ठीक है। प्रोटेक्शनिज्म में सबसे पहले डेफिनेशन आपको आपके सामने रख दी फिर से, एन एक्शन डिजाइन टू रिड्यूस इंटरनेशनल ट्रेड। क्योंकि ये चीजें बुक्स में एज इट इज मौजूद हैं तो थोड़ी सी स्पीड हम रखें और पेस हमारा थोड़ा सा तेज होगा। सबसे पहले बात करेंगे टैरिफ पे। अ टैरिफ इज अ टैक्स ऑन इंपोर्टेड गुड्स। थ्योरी क्या है कि सर कभी भी आप इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाएं तो इंपोर्टेड गुड्स पर टैक्स लगाने से इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ जाती है। इंपोर्टेड गुड्स की प्राइस बढ़ने की वजह से लॉ ऑफ डिमांड अप्लाई होगा कि प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड में कमी आ जाती है। तो आज बाय लार्ज ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म इस वजह से अप्लाई किए जाते हैं, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं ताकि इंपोर्ट को रोका या कम किया जा सके। तो उसमें से पहला तरीकेकार आपने पढ़ लिया, दैट इज टैरिफ। सेकंड, कोटा, physical limit on imported goods. A quota is a physical limit on imported goods. एग्जाम्पल आपको दी थी कि यार आप इंपोर्टेड गुड एक इंपोर्ट कर रहे हैं। कार की बात हुई थी आप लोगों से, तो एक कार आप जापान से इंपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जो भी जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे पहले 100 लोगों ने गाड़ियां अगर इंपोर्ट कर ली तो उसके बाद किसी को इजाजत नहीं होगी कि वो गाड़ियां इंपोर्ट करे। तो फिजिकल लिमिट ऑन इंपोर्टेड गुड्स का ताल्लुक ऐसे हुआ कि शुरू की 100 गाड़ियां तो जितने लोगों ने मंगवाई आ गई। अब इसके बाद आप ज्यादा पैसे दें, जितनी मर्जी कोशिश कर लें, अब गाड़ियां उस मॉडल की नहीं आ सकती। इसे कहा गया कोटा, फिजिकल लिमिट ऑन इंपोर्टेड गुड्स एक्शन। और उसके बाद जो आफ्टर मैथ इफेक्ट है वो सेम रहा कि भाई कोटा लगने से भी आपके मुल्क में इंपोर्टेड गुड्स कम आना शुरू हो जाते हैं या कम हो जाते हैं। ठीक है, दैट इज द आइडिया ऑफ कोटा। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सपोर्ट सब्सिडी। आसान आपके लिए इस वजह से क्योंकि आप सब्सिडी को कई बार पढ़ चुके हैं। अगर हम उसी सब्सिडी जो आप पढ़ चुके हैं उसके पीछे एक और वर्ड को ऐड कर दें तो आज पूरा पूरा सेंस क्लियर हो जाएगा। जरा रिकॉल करते हैं, सब्सिडी को आपने क्या कहा था? अ ग्रांट गिवन बाय द गवर्नमेंट टू द प्रोड्यूसर्स टू लोअर डाउन इट्स कॉस्ट। अब सिर्फ इसको चेंज आपने करना है, एड ऑन करना है कि सर एक्सपोर्ट सब्सिडी। तो भाई एक्सपोर्ट सब्सिडी वो कहलाती है कि गवर्नमेंट एक्सपोर्टर्स को प्रोवाइड करे। और भी सेंस क्लियर कर लें, देखिए जरूरी नहीं कि आप अपने मुल्क में जो गुड प्रोड्यूस कर रहे हैं उसे लाजमी बाहर यानी कि दूसरे मुल्क को बेचो। लाजमी नहीं भाई, क्लोज इकोनॉमी में भी तो ट्रेड होती है। ठीक है, तो लाजमी नहीं, जरूरी नहीं कि आप अगर अपने मुल्क के प्रोड्यूसर हैं तो आप एक्सपोर्टर भी होंगे। ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। एक्सपोर्ट का मतलब तो ये होता है टू सेल अब्रॉड, जब आप अपने मुल्क से बाहर कोई चीज बेचें। इससे एक और बात को ध्यान में रख लें, ये भी जरूरी नहीं है कि आप एक गुड को दूसरे मुल्क में तो बेच रहे हैं
और अपने मुल्क में लाजमी बेचें, जरूरी नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि भाई आप अगर प्रोड्यूस कर रहे हैं और सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हैं तब भी सही है। ये मैं ऐसी जनरल बात बता रहा हूँ। अब आते हैं वापस इकोनॉमिक्स में। तो गवर्नमेंट ने सब्सिडी दी एक्सपोर्टर को, मैंने कहा एक्सपोर्टर, प्रोड्यूसर नहीं कहा। तो इससे आप कंफ्यूज मत होना कि सर आपने क्या बात कर दी। तो गवर्नमेंट जब भी एक्सपोर्टर्स को सब्सिडी दे, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट सब्सिडी। इससे होगा क्या कि आज आपके मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी। और हमेशा मैंने बताया कि बढ़ने का मतलब दो तरह से होता है। एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं तो कहीं ना कहीं इंपोर्ट्स कम होंगी। दैट इज द बेनिफिट ऑफ एक्सपोर्ट सब्सिडी। Money given to an exporter, so the price of the product can be reduced to make it more competitive. कॉम्पिटिटिव का वर्ड फर्स्ट टाइम आपके सामने आ रहा है, सुन लीजिएगा। एक तो कंपटीशन का वर्ड आया, आज से पहले कंपटीशन का वर्ड आपने सुना था टर्म्स ऑफ ट्रेड में कंपटीशन। इकोनॉमिक्स में कभी भी कंपटीशन का वर्ड आया तो उसे आपने कनेक्ट करना है फर्म्स के साथ। फर्म्स का मतलब क्या भाई, फर्म का काम क्या होता है, टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। तो कंपटीशन का मतलब हमेशा एक ही है। जब एक तरह की प्रोडक्ट बहुत सारी फर्म्स, बहुत सारी फर्म्स प्रोड्यूस कर रही हो, इसे कहा जाता है इकोनॉमिक्स में कंपटीशन। यानी कि नॉर्मली हाउस होल्ड और गवर्नमेंट के लिए कंपटीशन का वर्ड इकोनॉमिक्स में इस्तेमाल नहीं होता। फिर हो गई बात। वहीं से आते हैं, अगला जो वर्ड आप सुन रहे हो वो है कॉम्पेटिटिव। सही है, मिक्स नहीं करना। कल आपने पढ़ा था कंपैरेटिव एडवांटेज, आज आप डिस्कस कर रहे हो कॉम्पेटिटिव। कॉम्पेटिटिव में लिख लीजिएगा कॉम्पिटिशन अपॉन या विद रेफरेंस टू प्राइस। कॉम्पिटिशन विद रेफरेंस टू प्राइस, इसे कॉम्पेटिटिव कहा जा सकता है। आई रिपीट, कॉम्पेटिटिव का मतलब कॉम्पिटिशन विद रेफरेंस टू प्राइस। आसान बात ये करेंगे यार, इनकी प्राइस कॉम्पेटिटिव है। इस जुमले का मतलब इनकी प्राइस कॉम्पिटिटिव है, इनको प्राइस एज हासिल है। EDGE, इनको प्राइस में एज हासिल है। इसका मतलब यार जिस प्राइस पे बेच रहे हैं बहुत कम प्राइस चार्ज कर रहे हैं और क्वालिटी बहुत अच्छी। एक और बात का आपने ख्याल रखना है एज अ जनरल सेंस कि जब कभी भी आप किसी एक वेरिएबल को डिस्कस कर रहे हैं तो नॉर्मली दूसरे वेरिएबल कांस्टेंट होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बारीक बात बता रहा हूं। कंपैरेटिव में आपसे कहा कि यार गुड बहुत सारे प्रोड्यूसर बना रहे हैं, मगर प्राइस में एज या कंपैरेटिव उस प्रोड्यूसर को कहा जाएगा जिसे प्राइस में एज हासिल हो, जिसकी प्राइसेस बेहतर हो। सेलिंग प्राइस के हवाले से बात हो रही है। मगर आपने ख्याल कर रखना है कि जब एक वेरिएबल, अभी कौन सा वेरिएबल है, प्राइस, जब एक वेरिएबल डिस्कस किया जाता है तो अज्यूमिंगली दूसरे जो वेरिएबल्स होते हैं वो कीप कांस्टेंट या हेड कांस्टेंट होता है। नॉर्मली ऐसा होता है। तो बात को रेफरेंस के साथ समझा करें, ठीक है। तो वर्ड सिर्फ कॉम्पिटिटिव बताया आपको अब तक। टॉपिक हमारे पास था एक्सपोर्ट सब्सिडी, ये हमने क्लियर कर लिया। एक्सचेंज कंट्रोल, नेक्स्ट आइडिया इज एक्सचेंज कंट्रोल। आज से पहले एक्सचेंज कंट्रोल आपने पढ़ा था टर्म्स ऑफ ट्रेड, नहीं टर्म्स ऑफ ट्रेड में आपने नहीं पढ़ा था, आपने पढ़ा था एक्सपेंडिचर सोचिंग पॉलिसी में। ये फर्स्ट टाइम एक वर्ड डिस्कस हुआ था एक्सचेंज कंट्रोल। सेम वो बातें पुरानी मैं आपको आपके साथ रिकॉल कर, आपसे कहा था कि यार एक मुल्क में मनी एक्सचेंजर्स होते हैं। मनी एक्सचेंजर्स क्या करते हैं, फॉरेन करेंसीज में डील करते हैं या एक से ज्यादा करेंसीज में डील करते हैं। तो पाकिस्तान की एग्जाम्पल दी थी कि पाकिस्तान में मनी एक्सचेंजर्स वो कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ हैदराबाद में जो मनी एक्सचेंजर्स हैं वो जहाँ बैठे हुए हैदरी की मार्केट में, तो करेंसीज में खरीद और फरोख्त करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं, ट्रेड करते हैं। इनको जो ट्रेड परमिट मिलता है, ट्रेड का जो लाइसेंस मिलता है, वो सेंट्रल बैंक से मिलता है और पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। एक और बात यहीं पर एस्टैब्लिश करी थी कि आप जब किसी भी मुल्क में
प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसी मुल्क की करेंसी को हासिल करते हैं। ये बात भी यहीं पर समझाई थी एक्सचेंज कंट्रोल की कहानी में। सो आज गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चाहा कि यार यूएसए से ट्रेड कम कर दी जाए, तो या तो वो कह दे नहीं करनी ट्रेड, ऐसे भी कह दे, मगर गवर्नमेंट इस तरह से खुल्लम खुल्ला ओपनली बात नहीं करती, डिफरेंट टेक्निक्स को इस्तेमाल करती है। और उसमें से एक है एक्सचेंज कंट्रोल। क्या करेगी, उसने अपने मुल्क में मनी एक्सचेंजर यानी कि फॉरेक्स मार्केट के डीलर्स को कहा कि यार आज से आपने डॉलर में ट्रेड नहीं करना, ना बाय करना है ना सेल करना है, बात समझ में आई। तो ऑटोमेटिकली यूएसए की करेंसी नहीं अवेलेबल होगी आपके मुल्क में, और ना ही आप यूएसए की गुड खरीद सकेंगे। इम्पैक्ट क्या है, इम्पैक्ट है आज आप पढ़ रहे हो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म। तो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में आपने जहाँ टैरिफ पढ़ा, जहाँ पे आपने कोटा डिस्कस किया, अभी आपने एक्सपोर्ट सब्सिडी डिस्कस करी, तो अभी आप एक्सचेंज कंट्रोल को समझ रहे हो कि थ्रू exchange control the government can reduce the level of imports in a country. क्लास एक्सचेंज कंट्रोल के बाद नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आ रहा है एम्बार्गो। एम्बार्गो आज से पहले भी मैं डिस्कस कर चुका, दोबारा सुन लें। कंप्लीट बैन ऑन प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ पर्टिकुलर कंट्री। अब पाकिस्तान के केस में इजराइल की एग्जाम्पल लिख लीजिएगा ताकि आपको याद रहे। complete ban BAN on products from a particular country, इसे कहा जाता है एम्बार्गो। नेक्स्ट पॉइंट पर आ रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन में दो चीजें समझ लें। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन क्या होता है ये समझा रहा हूं, कहानी पे फोकस करना है आपको। एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन के लिए अगर आपको याद हो, वैसे तो आप नहीं थे दुनिया में शायद उस वक्त, या पता नहीं हो, संजय दत्त की मूवी मुन्ना भाई, एक मूवी है जाके चेक कर ली, को ऐसी ऐसी नहीं है, PG 18 से नीचे ही है, कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो उसमें एक सीन था, उसमें सीन ये था कि एक साहब जो है, एक मरीज, एक पेशेंट हॉस्पिटल में आता है, इमरजेंसी में आ रहा है और मरने के करीब है, और डॉक्टर उसे कह रहे हैं यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, यहाँ साइन कर दो, बस ये साइन करवाते रहे, चले गए ऊपर। तो काम ये होना चाहिए था असूली तौर पर कि भाई जो उसमें जो इंजरी आई है, तो खतरनाक बात है, जो मौत के करीब है, वो उसको पहले कोशिश की जाती है कि वो ठीक हो जाए, उसके बाद साइन करवा लिए जाते हैं। तो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन, यानी कि कागजात, यानी कि डॉक्यूमेंटेशन, और ये एक्सेसिव हो जाए तो एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को नाम दिया जाता है रेड टेप। एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को नाम दिया जाता है रेड टेप। अब कभी कभी चीजें इतनी आसान नहीं होती, तो कहानी आगे बढ़ती है। ये तो समझा दिया कि एक्सेसिव एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन डॉक्यूमेंटेशन को कहा जाता है। अब कंट्रीज को रखते हैं, तो समझ लें कि पाकिस्तान दुबई को मुर्गियां एक्सपोर्ट कर रहा था। फिर से सुन लें, पाकिस्तान दुबई को मुर्गियां एक्सपोर्ट कर रहा था। अब दुबई वालों को मना करना था पाकिस्तान को, मगर यार मुसलमान भाई हैं भाई, बुरा मान जाएंगे, तो उन्होंने होशियारी करी। उन्होंने कहा कि अरे काम करो, आपकी मुर्गी जो हमारे पास है ना, ठीक 1 किलो की हो, ना ज्यादा मोटी हो ना ज्यादा दुबली हो। पाकिस्तानी ने कहा भाई खैरियत तो है, मतलब कैसे कंट्रोल कर ले डाइट को, उनकी अपनी मर्जी से खाती हैं, अपनी मर्जी से चलती वलती हैं, ये कैसे पॉसिबल है कि परफेक्ट 1 kg की मुर्गी आपको भेजी जाए, 0.1 भी आगे आया वेट तो कैंसिल, और 0.1 कम हुआ वेट तो कैंसिल। तो उन्होंने कहा यार हमारे स्टैंडर्ड्स, हमें पूरी 1 kg की मुर्गी चाहिए आपसे। इसका मतलब है सीधे सीधे लफ्जों में प्यार से मना करना, ठीक है बेटा जाके कह दो नीचे मेहमान आए हुए घर पे नहीं है। अगर इस तरह से कोई बात कभी हो जाए तो ये उसी तरह से है कि कह तो नहीं रहे मगर सेंस क्लियर कर दिया। तो मुल्कों के दरमियान कभी कभी एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन को इस्तेमाल करके ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की जाती है, और जिसकी वजह से
इंपोर्टेड गुड्स को मुल्क में आने से रोका जाता है। दैट इज द आइडिया ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन। अंग्रेजी एक तरफ रह जाती है, कहानी अगर नहीं याद हुई अंग्रेजी बहुत मुश्किल लगने वाली है आपको, तो कहानी याद रखिएगा। पाकिस्तान और दुबई की एग्जाम्पल दे दी, मुर्गियों को बेचारा हमने डिस्कस कर लिया, बेचारी मुर्गियां वैसे बहुत रेट बढ़ गए आपके। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं, वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स, थोड़ी सी अंग्रेजी का फायदा उठाएंगे। वॉलंटरी का मतलब खुद से, अपनी मर्जी से, तो कहते हैं वॉलंटरी। एक्सपोर्ट का मतलब मुल्क, एक मुल्क से दूसरे मुल्क में बेचना। रेस्ट्रेंट्स का मतलब रुकावटें, मगर कुछ ऐसा है नहीं। वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स में हुआ ये कि, अगली बात करेंगे पाकिस्तान और सऊदीया। तो सऊदीया ने पाकिस्तान को मना करना है, पाकिस्तान को मना करना है सऊदीया ने कि यार आप जो है ना हमारे साथ जो है ना अपनी चीजें मत बेचें। अगर हमारे मुल्क में आपकी चीजें बहुत आती हैं, हमें नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क में जो हमारी अपनी चीजें लोकली या डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स हैं वो लोग इस्तेमाल नहीं कर रहे और आप उनकी चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सऊदीया ने मना करना है पाकिस्तान में। अच्छा, तो वो उसको पहले पाकिस्तान को कहता है कि देखो यार मेरे और आपके ताल्लुकात है बरादराना, सही है, भाई भाई वाले ताल्लुकात हैं, तो मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, प्यार से समझा रहा हूँ। तो भाई क्या मतलब प्यार से समझा रहा हूँ? बोले यार समझा रहा हूँ, मान लो, अगर नहीं मानोगे तो किसी और तरह से आपको समझाया जाएगा। तो मैं आपसे खुद ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई आप अपनी ट्रेड को, यानी कि जो गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हो उसके वॉल्यूम को, उसके साइज को कम कर दें। तो अगर ये बात कहे कौन, सऊदीया, किसको कहे, पाकिस्तान को, तो उसे कहा जाता है वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स। खुद से अपनी एक्सपोर्ट को कम कर दो। हम ये नहीं कह रहे कि करेगा नहीं करेगा, हम अभी ये समझ रहे हैं कि वॉलंटरी एक्सपोर्ट रेस्ट्रेंट्स कहते किसे हैं। कॉन्सेप्ट हमारे पास है आर्ग्यूमेंट्स। आर्ग्यूमेंट्स कहते हैं रीजनिंग को। द आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर, फेवर और प्रोटेक्शनिज्म का मतलब आप कह सकते हैं एडवांटेजेस, या आप कह सकते हैं अफेक्ट आ रहा है तो फेवर में आ रहा है, सही है, इस तरह भी चलते हैं, ठीक है। अच्छा, आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर और प्रोटेक्शनिज्म सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इन्फेंट इंडस्ट्री, और उसी तरह की कोई टर्म है सनराइज इंडस्ट्री। हालांकि आपस में अलग अलग है और इनको आपस में सेपरेट करने के लिए आते हैं, इसके कंपोनेंट्स देखते हैं कि इन्फेंट इंडस्ट्री किसे कहा जाता है और सनराइज इंडस्ट्री किसे कहा जाता है। An industry which is expected to have a comparative advantage, एक ऐसी इंडस्ट्री जिससे फ्यूचर में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो सके, बट एट द मोमेंट इज स्मॉल, अभी छोटी, एंड अनेबल टू compete with established industries elsewhere in the world। ख्याल रखिएगा, हम जब भी बात करेंगे प्रोटेक्शनिज्म के हवाले से या आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म, तो इसमें आज हमारा जो कंपटीशन है वो दूसरे मुल्कों की कंपनीज के साथ होगा। इंटरनेशनल कंपटीशन के हवाले से हम बात कर रहे हैं। तो जरा इन्फेंट इंडस्ट्री को ध्यान में डालें, मतलब बाद में आप कहेंगे सर सनराइज इंडस्ट्री भी हुई थी, इन्फेंट इंडस्ट्री भी हुई थी और सनसेट इंडस्ट्री भी हुई थी। तो इन्फेंट में आपको बताया कि एक कंपनी जिसे पोटेंशियल कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो सकता है, यानी कि फ्यूचर में कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल हो सके, अभी स्मॉल हो और अभी स्मॉल होने की वजह से इंटरनेशनल फर्म्स के साथ compete ना कर सके, नोन एज इन्फेंट इंडस्ट्री। तो उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म करती है। आपने पहला आर्गुमेंट एस्टैब्लिश किया, आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म। सेकंड पॉइंट हमारे पास आ रहा है सनराइज इंडस्ट्री। अब सनराइज इंडस्ट्री में कौन सी ऐसी बातें हैं जो इन्फेंट इंडस्ट्री में नहीं थी या मौजूद थी, आइए डिस्कस करते हैं। न्यू और रिलेटिवली न्यू इंडस्ट्रीज which are rapidly growing and are believed to have the potential to be market leaders in the future। यहां पर comparative advantage के हवाले से कोई बात सामने नहीं आई। सनराइज इंडस्ट्री, ठीक है, आप कह सकते हैं कि सर इमर्जिंग इंडस्ट्री कहला सकती है। सनराइज का मतलब कोई ऐसा बिजनेस जो आज से पहले ना हो और अब वो बिजनेस बड़े कॉमन हो। इस तरह हमारे यहाँ सोशल मीडिया का बिजनेस आ चुका, या उसी से रिलेटेड जो फर्म्स हैं जो काम कर रही हैं, ये भी कहला सकती है सनराइज इंडस्ट्री। यानी कि सोशल मीडिया से रिलेटेड कोई भी बिजनेस है
वो कहला सकता है सनराइज इंडस्ट्री। अब यहाँ पर मतलब ये है कि आज नई कंपनी बन रही है और फ्यूचर में जितना इसका ग्रोथ रेट चल रहा है दुनिया के हिसाब से, तो आज यहाँ पर हमारे मुल्क में जो कंपनी है वो भी कहीं आगे जाकर फ्यूचर में उसका ग्रोथ रेट बढ़ेगा और ग्रोथ रेट बढ़ने की वजह से वो लीडर यानी कि मार्केट लीडर बन सकती है। तो इनको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट प्रोटेक्शनिज्म अप्लाई करती है, जो कि सनराइज इंडस्ट्री में आपने डिस्कस किया। थर्ड आर्ग्यूमेंट हमारे पास आ रहा है अनफेयर कंपटीशन। ओके, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि अनफेयर कंपटीशन एक तो आपने फर्म्स के हवाले से समझा है, देख लेते हैं 3 पैराग्राफ्स में क्या बात समझाई जा रही है। अनफेयर कंपटीशन हैज बीन अ पर्टिकुलर पॉपुलर आर्गुमेंट put forward to justify imposing protectionist policies against products imported from countries with vast supply of low cost labor। पहला पॉइंट आ रहा है कि यार हम तो चाइना के साथ कंपीट नहीं कर सकते। सपोजिंगली आप पाकिस्तान है और आपके चाइना में भाई लेबर ही सस्ती है, तो इसे कहा जाएगा अनफेयर कंपटीशन कि हमारा उनसे मुकाबला नहीं है, उनकी तो लेबर सस्ती है, बात को आगे बढ़ाते हैं, उनकी यहाँ तो बिजली फ्री है, ये भी बात को आपने आगे बढ़ाया। तो आपने कंपटीशन किस तरह से कर, पाकिस्तान की इंडस्ट्री से पाकिस्तान में मौजूद फर्म को कंपटीशन तो हुआ नहीं, तो इससे आप कह रहे हैं अनफेयर कंपटीशन। और कोई बात, इसी अनफेयर कंपटीशन को अपोज भी किया। देखिए आप कर क्या रहे हैं, ख्याल रखें आप कर रहे हैं आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स का मतलब रीजनिंग होती है, तो कुछ रीजनिंग को सपोर्ट कर रही है और कुछ रीजनिंग उसको क्रिटिसाइज भी कर रही है। तो अगर एग्जामिनर आपको आर्गुमेंट्स कहे तो उसमें बोथ साइड ऑफ आंसर लिखने में आपको ये चीजें हेल्प आउट करेंगी। दिस आर्गुमेंट however, second paragraph, cannot really be justified. The principle of comparative advantage shows that countries benefit from trade with when differences in opportunity cost exist, whatever the reason for them। इसका मतलब ये हुआ कि यार ये जरूरी नहीं है आप उस गुड को एक्सपोर्ट करोगे जिसमें आपको कंपैरेटिव एडवांटेज हासिल होगा। तो लाजमी ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ अनफेयर कंपटीशन के हवाले से बात करें, क्योंकि जो ट्रेड की थ्योरी कहती है उसमें एब्सोल्यूट एडवांटेज से भी आगे हम प्रेफरेंस देते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज की थ्योरी को, और उसमें कॉस्ट या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिनिमाइजेशन की बात होती है। थर्ड पैराग्राफ, इन एडिशन लेबर कॉस्ट आर नॉट द ओनली फैक्टर in determining the selling price. It's possible therefore that products manufactured by relatively high cost labor but using high quality capital and sophisticated mass production methods might be able to produce at competitive prices। उन्होंने कहा यार आपके इस आर्गुमेंट को जो आपने कहा चीप लेबर है, सस्ती लेबर है, तो यार ऐसा भी जरूरी नहीं है, वो शायद इस्तेमाल कर रहे हो हाईटेक कैपिटल गुड्स को, मशीन्स को, जिनकी वजह से आज उन्हें कॉस्ट इफेक्टिव चीजें बना रहे हो और उसकी वजह से उनकी प्राइसेस आपसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो। तो इसको उन्होंने अगेंस्ट किया। ख्याल रखें शुरू कहां से किया आपने कहा प्रोटेक्शनिज्म के बारे में बात करना, तो प्रोटेक्शनिज्म को आप फेवर भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट को आप नेगेट भी कर रहे हो, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट में भी आप पुट फॉरवर्ड कर रहे हो। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है एम्प्लॉयमेंट, जो कि बहुत आसान है। एनीहाउ द आइडिया प्रोटेक्टिंग होम इंडस्ट्रीज फ्रॉम फॉरेन इंपोर्टर्स will enable domestic industries to compete and therefore preserve or increase employment in the country. This is sometimes used alongside either the infant industry or sunset industry arguments। देखिए एम्प्लॉयमेंट में आपने समझा कि टॉपिक अगेन प्रोटेक्शनिज्म के बारे में आप बात कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिज्म को गवर्नमेंट को अप्लाई करना चाहिए या नहीं अप्लाई करना चाहिए, तो उसमें एक पॉइंट आ रहा है, फैक्टर आ रहा है आपके पास एम्प्लॉयमेंट का। तो इसमें आप ये बात एस्टैब्लिश कर सकते हैं कि सर अगर हम इम्पोर्टेड गुड्स को ना रोकें और इम्पोर्टेड गुड्स हमारे मुल्क में आती रहें, तो हमारी अपनी जो गुड्स है जिसको डोमेस्टिक गुड्स कहा जाता है, हम उन्हें डिमांड नहीं करेंगे, उनको इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब उन्हें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आज वो फर्म जो प्रोड्यूस कर रही हैं तो प्रोड्यूस भी नहीं करेंगी। तो
तो जब प्रोड्यूस नहीं करेंगे तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी हायर नहीं करेंगी, और हायर ना करने की सूरत में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन will not be utilized, creates unemployment. Sunset industries. Next हमारे पास पॉइंट आ रहा है sunset industries. बहुत आसान सी बात, industries which have lost their comparative advantage कहा जाता है sunset industries. अगर मैं पाकिस्तान के हवाले से बात करूं तो शुरू में आप कहें स्टील मिल बहुत चली भाई जब स्टैब्लिश हुई, और आहिस्ता 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 अब अपना कंपैरेटिव एडवांटेज भी उसने यूज कर दी, सर्व किया नेशन को, बहुत काम किया पाकिस्तान के लिए, बहुत अच्छी आपने डेवलपमेंट में हेल्प आउट करा, मगर अब पोटेंशियल नजर नहीं आ रहा। तो जितने भी ये फैक्ट्रीज और प्लांट्स होते हैं इनमें जो इक्विपमेंट्स लगे होते हैं, अगर आपने इनको अपडेट नहीं किया तो फिर ये अपनी जो एफिशिएंसी है वो लूज कर देते हैं। इस तरह आपने सुना होगा पाकिस्तान में कराची में कराची एटॉमिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जब से वो बना हुआ है तो शायद उसकी कैपेसिटी 80 मेगावाट थी, अब वो इतने सालों में बना तो डेप्रिसिएशन भी आपने सुन रखा होगा, जैसे मशीन अपनी जो इफेक्टिवनेस है वो लूज कर देती हैं, तो उसमें अगर अपडेट ना की जाए तो प्लांट के लिए टाइम होता है, सदियों सदियों नहीं चल रहा होता, तो एक टाइम पे आकर उसको क्लोज कर दिया जाता है, मगर अब तक चल रहा है माशाल्लाह, हमारे अच्छे इंजीनियर सब चला रहे हैं उसको। तो सनसेट इंडस्ट्रीज वो होती हैं, जिस सनराइज में आपने पढ़ा था उसके ऊपर सनसेट इंडस्ट्रीज है। तो कॉन्सेप्ट ये आया इनको भी प्रोटेक्ट करना है। अब सेंस समझ लें, इनको भी प्रोटेक्ट करना है। इससे पहले आपने बात करी थी सनराइज की, अब आप बात करो सनसेट की, चक्कर क्या है। तो अगर मैं पाकिस्तान स्टील मिल की बात भी करता हूँ तो स्टील मिल वाले कहेंगे कि भाई जब जब दौर था तो हमने आपको सर्व भी तो किया, इतना काम करके दिया, अब जब पता है आपको कि हम अपने एंड की तरफ जा रहे हैं तो भाई थोड़ा सा और कुशन दे दें, 1-2 साल और ही सही। अगर आपने फॉरेन कंपटीशन को ना रोका तो हमारी अब इफेक्टिविटी इतनी तो नहीं है कि हम जाकर उनको कम्पीट करेंगे, आपको तो मालूम है। तो अभी भी हमें कुशन चाहिए, कुशन मतलब सपोर्ट चाहिए, किससे? गवर्नमेंट की तरफ से। तो ना सिर्फ सनराइज इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, साथ साथ सनसेट इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए भी इस्तेमाल करती है गवर्नमेंट क्या, प्रोटेक्शनिज्म के मार्केट्स को। सबसे आखिरी एक पॉइंट डिस्कस करेंगे हम, डंपिंग। अब इसमें एक टर्म आ रही है मार्जिनल कॉस्ट, जो कि हम A2 में इंशाल्लाह कवर करेंगे। अभी आसान रखने के लिए कॉस्ट के वर्ड तक महदूद रहते हैं, कॉस्ट के वर्ड तक महदूद रहते हैं, और डंपिंग को समझाने के लिए कहानी एक्सप्लेन कर रहा हूं। साथ चलिए, डेफिनेशन आपके सामने आ गई। चाइना से बात स्टार्ट कर रहा हूं। चाइना युआन, ठीक है, युआन को हटा दें, समझ लें अभी हम पाकिस्तानी करेंसी की बात कर रहे हैं, ठीक। चाइना अपने मुल्क में ये गुड प्रोड्यूस कर रहा है 100 रुपए की, एक पानी की बॉटल है, एक पानी की बॉटल चाइना अपने मुल्क में 100 युआन की, 100 रुपीज की प्रोड्यूस कर रहा है। तो भाई जहां पर कॉस्ट आती है उसी से आगे सेलिंग प्राइस आती है। तो अगर चाइना ने अपने मुल्क में इस गुड को प्रोड्यूस किया और कॉस्ट प्राइस जो उसकी आ रही थी 100 आ रही है, तो ऑब्वियसली जो सेल करेगा वहां का प्रोड्यूसर 100 से ज्यादा ही करेगा, से 120। ये क्लियर है बात। अब अगर ऐसा हो कि चाइना पाकिस्तान में 100 से कम प्राइस पर बेच दे, कहा? पाकिस्तान में। तो आज चाइना दूसरे मुल्क में गया और अपने मुल्क में उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट से भी कम प्राइस पर अगर पाकिस्तान में बेच दे, इस बात को डंपिंग कहा जाता है। इसका मतलब आपने अपने मुल्क में जिस कॉस्ट पे प्रोड्यूस किया उससे भी कम अगर आप किसी दूसरे मुल्क में जाकर अपनी गुड को बेचें, द कॉन्सेप्ट इज नोन एज डंपिंग। और इस केस में चाइना अपनी गुड डंप कर रहा है पाकिस्तान में। एक तो आइडिया समझा है डंपिंग का, अगर आपने नंबर्स फॉलो किए तो आपको क्लियर हो गया वो डंपिंग का आइडिया। ये बात कि डंपिंग का पता कैसे लगे, आसान सी बात है, आप गूगल करें, उस कंपनी की जो कॉस्ट आ रही है या सेलिंग प्राइस आ रही है उस मुल्क में, चाइना में आ रही है, तो आप उसको नोट कर लें, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई चाइना भाई बहुत अच्छी बात है, सस्ती बेच रहा है, ऐसा तो नहीं कि डंप कर रहा है। अब डंप करने का, एक तो डंप करना सिखाया कि डंपिंग कहते हैं किसे, डंपिंग के नुकसानात क्या हैं। भाई वो इतना मासूम थोड़ी होगा
अगर वो ये काम कर रहा है यानी कि डंपिंग कर रहा है, तो वो करना ये चाहता है कि आपके मुल्क के जो लोकल प्रोड्यूसर्स हैं उनको आपकी मार्केट से भगा दिया जाए। तो जब वो चीजें सस्ती बेच रहा है तो एक हद तक तो आपके मुल्क का जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर है वो उसको कम्पीट करेगा और उसके आगे अपना बिजनेस बंद कर देगा। यार ये तो इतनी कम प्राइस से बेच रहा है भाई, मैं इसको कैसे कम्पीट करूं। तो डंपिंग का नुकसान उस मुल्क को होता है कि जिस मुल्क में डंपिंग की जा रही है। तो गवर्नमेंट बड़ा कॉशियस अप्रोच इस बात को लेकर रखती है कि यार आप दूसरे मुल्क से अगर हमारे मुल्क में कोई गुड आ रही है, सो दे आर अवेयर ऑफ द फैक्ट कि ऐसा तो नहीं ये डंप कर रहे हो हमारे मुल्क में अपनी प्रोडक्ट को, और आगे जाकर हमें जो कॉन्सिक्वेंस फेस करना पड़ेगा उसमें ये होगा कि हमारी अपना जो प्रोड्यूसर होगा वो सफर करेगा। दैट इज द आइडिया ऑफ डंपिंग। सो ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म में ऑब्वियसली डंपिंग को भी हम रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करेंगे। दैट इज द आइडिया ऑफ आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ प्रोटेक्शनिज्म या आर्गुमेंट्स इन अगेंस्ट ऑफ प्रोटेक्शनिज्म प्लस ट्रेड प्रोटेक्शनिज्म की टाइप्स आपने बड़ी थ्योरेटिकल अंदाज में, और इनकी डायग्राम्स बची हैं जिसमें टैरिफ है जिसमें कोटा है, वो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे।